हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी की बिटवीन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर में, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और इंडक्शन मोटर के बारे में ही, तो इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करना ज़रूरी है ताकि आपको उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में जानकारी मिल जाए। सो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए हमने कहा कि से अगर हम एक दो कॉलम की टेबल ही बना लेते हैं, टेबल फॉर्म में समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर, ये तो हो गया मान लीजिए सीरियल नंबर। यहाँ हमने लिखा सिंक्रोनस मोटर और ये हो गया इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटेशन की। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, इट इज़ ए डबली एक्साइटेड मशीन। Its armature winding is energized from an AC source and its field winding from a DC source। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी कि ये क्या है, इट इज़ ए डबली एक्साइटेड मशीन है। ठीक है, जिसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो तो एनर्जाइज होती है एसी सोर्स से, और जो फील्ड वाइंडिंग है वो डीसी सोर्स से एनर्जाइज होती है। इंडक्शन मोटर के केस में क्या है कि ये डबली नहीं, दिस इज ए सिंगली एक्साइटेड मशीन। इट्स स्टेटर वाइंडिंग इज एनर्जाइज फ्रॉम एन एसी सोर्स। तो यहाँ पे चाहे तो आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एसी सोर्स भी होता है और डीसी सोर्स भी। एसी यूज होता है आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, डीसी यूज होता है फील्ड वाइंडिंग के लिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल एसी सोर्स यूज होता है एक्साइटेशन के लिए। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे। इट ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो ये मोटर जो है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे काम करती है, और स्पीड जो है लोड से कोई मतलब नहीं रहता है कि लोड ज़्यादा है तो स्पीड कम हो गई और लोड कम है तो स्पीड ज़्यादा हो गई। मतलब स्पीड से इंडिपेंडेंट रहती है। स्पीड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोड। लोड का उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्पीड पे। इंडक्शन मोटर के केस में क्या है कि इट्स स्पीड फॉल्स विद द इंक्रीज इन लोड एंड इज ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो स्पीड होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। और दूसरी चीज क्या होता है कि जब लोड इंक्रीज करते हैं, जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे इंडक्शन मोटर पे, तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज करती है, फॉल होती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इट हैज़ टू बी रन अप टू सिंक्रोनस स्पीड बाय सम मीन्स बिफोर इट कैन बी सिंक्रोनाइज टू एसी सप्लाई। तो सिंक्रोनस मोटर के केस में ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, या आप इसको लिख सकते हैं नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, इसको सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाने के लिए भाई आप सम एक्सटर्नल मीन्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। जबकि इंडक्शन मोटर जो होती है ये इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, उसी से ये अपना चलने लगती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेटेड अंडर वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स बोथ लैगिंग एंड लीडिंग बाय चेंजिंग इट्स एक्साइटेशन। मतलब कि ये मोटर वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर पे काम कर सकती है, चाहे वो लीडिंग हो और चाहे लैगिंग हो। और पावर फैक्टर को हम वेरी करा सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स एक्साइटेशन। और इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर it operates at only lagging power factor which becomes very poor at high loads। तो it work, इसको आप लिख सकते हैं it works only at lagging power factor और
इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो जाती है जब हाई लोड लगाते हैं तो। अगर लोड हम बढ़ा देते हैं तो हाई लोड्स पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है इंडक्शन मोटर की। फिफ्थ पॉइंट हम ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर इट कैन बी यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन एडिशन टू सप्लाइंग टॉर्क टू ड्राइव मैकेनिकल लोड। मतलब सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल लोड को ड्राइव करने के अलावा हम इसको पावर फैक्टर करेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि कैन बी यूज्ड इन पावर फैक्टर करेक्शन ऑल्सो। मतलब मोटर जो है मैकेनिकल लोड को ड्राइव करेगी, वो तो काम है ही है, उसके अलावा पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जबकि इंडक्शन मोटर का केवल मैकेनिकल लोड, यानी इट कैन बी यूज्ड ओनली टू ड्राइव मैकेनिकल लोड। ये केवल मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए यूज की जा सकती है, पावर फैक्टर करेक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता। मतलब इससे आप पावर फैक्टर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। सिंक्रोनस मोटर केस में क्या है कि इट इज मोर एफिशिएंट देन इंडक्शन मोटर ऑफ द सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग। मतलब इसकी एफिशिएंसी बेटर है इन कंपेरिजन ऑफ इंडक्शन मोटर, सेम आउटपुट और वोल्टेज रेटिंग पे। अगर सेम वोल्टेज रेटिंग और आउटपुट हम सिंक्रोनस मोटर के लिए लें और इंडक्शन मोटर के लिए लें तो इसकी एफिशिएंसी बेटर आएगी इन कंपेरिजन विद इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट्स एफिशिएंसी इज लेसर देन दैट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। ठीक, ये हो गया। और इसमें एक पॉइंट और रह गया सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर के डिफरेंस में, वो है आपका, चलिए नेक्स्ट पेज पे बताते हैं इसको। ये हो गया आपका ये सीरियल नंबर, ये सिंक्रोनस मोटर, और ये हो गया आपका इंडक्शन मोटर। ठीक, अब जो लास्ट पॉइंट रह गया से पॉइंट नंबर 7, ये क्या रह गया कि ए सिंक्रोनस मोटर इज कॉस्टलियर देन एन इंडक्शन मोटर ऑफ द सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग। यानी सिंक्रोनस मोटर की जो कॉस्ट होती है इट इज कॉस्टलियर, मतलब सेम आउटपुट और वोल्टेज रेटिंग की आप इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर खरीदेंगे और इंडक्शन मोटर खरीदेंगे तो ये महंगी बैठेगी इन कंपेरिजन विद इंडक्शन मोटर। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपस में, हमने एक कंपैरेटिव स्टडी दे दी है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर की। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक दो चीज़ें और छोटी सी रह गई हैं कि सिंक्रोनस कंपनसेटर क्या होता है या एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि अब आपको सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, ये दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट्स या कोई कन्फ्यूज़न है या पिछले जो लेक्चर्स पढ़ाए जा चुके हैं उनके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब शायद 1 या 2 लेक्चर ही डीसी मशीन्स के रह गए हैं और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।